नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 24 मार्च को लखनऊ जाएंगे अमित शाह और रघुवर दास। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की यह बैठक होगी। पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और रघुवर दास मौजूद रहेंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक में योगी चुने जाएंगे नेता। योगी को औपचारिक रूप से चुना जाएगा विधायक दल का नेता। 25 मार्च को मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है और 25 से पहले 24 को तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। पर्यवेक्षक बनाए गए हैं अमित शाह और रघुवर दास। ऐसे में 24 तारीख को पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और रघुवर दास मौजूद रहेंगे। 24 मार्च को विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को नेता चुना जाएगा। योगी को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ये बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 25 मार्च को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले की तमाम औपचारिकताओं को 24 मार्च को पूरा कर लिया जाएगा। 25 तारीख को इकाना स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह है। उनके साथ में सरकार में जो कैबिनेट मंत्री रहेंगे उनका भी शपथ ग्रहण होगा। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक 24 तारीख को होगी। लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता योगी आदित्यनाथ को चुना जाएगा। पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और रघुवर दास उस दौरान में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा पहले से ही साफ है। ऐसे में इधर कोई कंफ्यूजन नहीं है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। एसके वाजपेयी लखनऊ से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं और प्रिया राणा दिल्ली से मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ रही है। पहले एक बार एसके वाजपेयी का हम रुख करेंगे। एसके, लखनऊ में तमाम तैयारियां चल रही हैं। 25 तारीख को शपथ ग्रहण से पहले 24 तारीख को तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाएगा। उन औपचारिकताओं को लेकर कितना उत्साह नेताओं में देखने को मिल रहा है, और दूसरी बात यह कि तैयारियां इस वक्त कहां तक पहुंची हैं? बिल्कुल, अगर हम तैयारियों की बात करें तो चाहे वो शासन स्तर पर हो, प्रशासन स्तर पर हो, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और लगभग अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर चीज को पूरी तरीके से फिट किया जा रहा है, चाहे वो बैठने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, साथ ही साथ जिस तरीके से मौसम है, धूप को देखते हुए पंडाल्स की व्यवस्था हो, जो भी विशिष्ट अतिथि और विशिष्ट अतिथि आएंगे बाहर से, उनको एयरपोर्ट से लेकर चाहे इकाना स्टेडियम तक पहुंचाने की व्यवस्था हो, इसको लेकर सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश राज्य संपत्ति के विभाग की तरफ से भी करीब 200 गाड़ियों का बेड़ा इस पूरे कार्यक्रम में लगाया जाएगा, ताकि जो भी विशिष्ट अतिथि आएंगे उनको वहां तक पहुंचाया जाए। जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री होंगे, जो शपथ लेंगे इस दिन, उनको भी कहीं न कहीं वहां तक पहुंचाया जाए। साथ ही साथ जो विपक्षी दल के नेता आएंगे उनके बैठने की व्यवस्था चाक चौबंद हो। इन बहुत सारी विषयों को लेकर चीजें लगभग फाइनल तौर पर चल रही हैं। और जहां तक विधायकों का सवाल है, चूंकि 24 तारीख को लखनऊ में विधायक मंडल दल की बैठक होनी है, जिसमें नेता विधानमंडल दल चुना जाना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुने जाएंगे। हालांकि एक औपचारिकता होगी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही साथ सह चुनाव पर्यवेक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी इस बैठक में रहेंगे। इस बैठक में बीजेपी के और साथ ही साथ जो सहयोगी दल हैं उनके सभी विधायक हिस्सा लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। चूंकि यह एक औपचारिकता है, इसको पूरा किया जाएगा और उसके बाद यूपी सरकार की तरफ से दावा पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी दावा पेश करेगी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का, जिसके बाद अगले दिन राज्यपाल इन सारे मंत्रियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शपथ दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं चीजें पूरी तरीके से लगातार आगे बढ़ रही हैं और विधायकों में हलचल है। अब हलचल सिर्फ एक चीज को लेकर है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 17 से ज्यादा मंत्रियों के विभाग खाली हैं। सीधे तौर पर 11 मंत्री चुनाव हारे हैं, उनके विभाग खाली हैं। 3 मंत्री बीजेपी छोड़कर जा चुके हैं, उनके विभाग खाली हैं। इस तरीके से 14 विभाग होते हैं और 2 मंत्रियों की कोरोना काल के दौरान असामयिक निधन हो गया था, उनके विभाग खाली हैं। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से करीब 16 से 17 मंत्रियों के विभाग खाली हैं। ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी सरकार को आधे में छोड़कर गए थे, उनके विभागों को दूसरे मंत्रियों के साथ एडजस्ट कर दिया गया था। तो कुल 17 मंत्रियों के विभाग लगातार खाली चल रहे हैं। तो निश्चित है कि नए चेहरों की संभावनाएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। हालांकि जो चीजें अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं और जिस तरीके से एमएलसी की सूची जारी हुई है, तो उससे एक चीज साफ हो जाती है कि बीजेपी हारे हुए किसी भी मंत्री को फिलहाल मंत्रिमंडल में लेने के मूड में नहीं है। अगर हम केशव मौर्य और दिनेश शर्मा को छोड़ दें तो, क्योंकि उन पर अभी सस्पेंस लगातार बरकरार है, बाकी किसी को वो लेने नहीं जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए नए चेहरे जिनको मंत्री बनने की संभावनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनमें हलचल लगातार मची हुई है। हर जो विधायक है सोच रहा है कि बता रहे थे कि डीएम जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं, जो मंत्री शपथ लेंगे साथ में
उनको भी कांटेक्ट किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? अभी सिर्फ क्या हलचलें चल रही हैं? क्या सबको सिर्फ अपने लिए उम्मीद है या फिर फोन कॉल्स भी होने शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल, अगर हम फोन कॉल की बात करें तो अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी को भी फोन कॉल नहीं गया है, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो मंत्री चुनाव जीत कर आए हैं उनका मंत्री बनना लगभग तय है। यह संभव है कि उनके विभाग बदले जाएं, उनको किसी दूसरे विभाग का प्रभार इस बार दिया जाए, जो योगी सरकार 2 बनने जा रही है। और जहां तक नए मंत्रियों का सवाल है, अभी आधिकारिक तौर पर उनके पास फोन नहीं गए हैं, क्योंकि बीजेपी में सारी चीजें बहुत ज्यादा अनुशासनात्मक तरीके से होती हैं और कहीं भी कोई चीज लीक ना हो, इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। और हालांकि जो मंत्री बनने वाले हैं, जिनका नाम लगातार चल रहा है, जिनको पहले से कहा गया था, चाहे वो राजेश्वर सिंह हो, असीम अरुण हो, दयाशंकर सिंह हो, बेबी रानी मौर्य हो, उनको तो जरूर पता होगा कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन बाकी के जो नए चेहरे जीत कर आए हैं या भारतीय जनता पार्टी में चुनाव से पहले आ गए थे या इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को सीट जिन्होंने लंबे अरसे बाद दिलाई है, ऐसे विधायकों के नाम भी लगातार चल रहे हैं। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी किसी को नहीं कहा गया है, क्योंकि बीजेपी में 24 तारीख को जब गृह मंत्री लखनऊ में होंगे, विधायक दल की बैठक करेंगे, उसके बाद ये चीजें घोषित की जाएंगी कि आखिर मंत्री कौन होगा, विभाग क्या होंगे, किसका पद क्या होगा, कौन राज्य मंत्री होगा, कौन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होगा, किसको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इन बहुत सारे विषयों को लेकर घोषणा की जाएगी, क्योंकि बीजेपी में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें अनुशासन की वजह से ओपन नहीं की जाती है और यही एक बड़ी वजह है कि बीजेपी का कोई भी नेता खुलकर यह बात बोल भी नहीं रहा है। हालांकि जो मंत्री पहले से हैं उनके कद भी बढ़ सकते हैं, जिसमें ब्रजेश पाठक का भी नाम है, जो कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आए हैं। उसके अलावा सुरेश खन्ना उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, उनका कद बढ़ाया जा सकता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर लगातार मंथन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हो चुका है। चीजें फाइनल हैं, बस गृह मंत्री लखनऊ में होंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव पर्यवेक्षक हैं, तो निश्चित है कि चीजों को अंतिम रूप दिया जाएगा और आधिकारिक तौर पर यह घोषित किया जाएगा कि किसको किसको भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार 2 में शामिल करने जा रही है। जी ठीक है, इसके आपके पास वापस लौट रहे हैं। प्रिया मेरी सहयोगी भी दिल्ली से लगातार बनी हमारे साथ में। प्रिया, क्योंकि अब आप लगातार दिल्ली में हैं और दिल्ली में चल रहे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, तो दिल्ली में फिलहाल क्या कुछ घट रहा है? जी देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में यही बताया जा रहा है, अगर राजनीतिक सूत्रों की माने तो अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे, जिसके बाद वहां जाकर ही ये तय होगा कि किसको कौन सा नया चेहरा मिलता है। क्योंकि लगातार अमित शाह ने कल उत्तराखंड को लेकर भी बैठक की थी। वहीं अगर 25 तारीख को वहां पर जो है शपथ अगर योगी लेंगे, 25 तारीख तय हो चुकी है कि शपथ लेंगे, तो 24 तारीख को वहाँ पर मंत्रिमंडल का वहाँ पर मीटिंग हो गई। वहीं पर ये तय होगा कि कौन से मंत्री को कौन सा चेहरा मिलता है, क्योंकि लगातार बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो अपनी रेस हार चुके हैं, लेकिन फिर भी कौन सी क्षेत्र में उनको जगह दी जाती है, ये तो अमित शाह जाकर वहीं तय करेंगे। हालांकि पर्यवेक्षक हैं वो, लेकिन तैयारियां हो चुकी हैं। अगर जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि लखनऊ में भी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, तो वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी सदन की, तो यहाँ पर भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। लगातार मीटिंग और बैठकें भी चल रही हैं, जिसको लेकर जो निर्णय है अभी साफ हो गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं की गई है। अभी 24 तारीख को जब अमित शाह वहां पर पहुंचेंगे तो देखने वाली बात होगी कि किसको नया चेहरा मिलता है। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो पहले से ही रिजर्व हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं या विधायक जो हार गए हैं, शायद उनको कुछ हो तो, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि किसको कौन सा चेहरा जो है सामने निकल कर नया आता है। जी पूजा, चलिए आपके पास वापस लौटते हैं। एसके लगातार बने हमारे साथ में। एसके, अगर बात की जाए एकाना स्टेडियम में चल रही तैयारियों की, तो तैयारियों में हम बहुत सारी खास बातों का जिक्र बार बार कर चुके हैं। कोई और एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास में? एकाना स्टेडियम में जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो कुछ नया आपको अभी पता लगा हो? बिल्कुल नया उसमें यह है कि इकाना स्टेडियम को 12 सेक्टर्स में बांटा गया है। 4-4 अफसरों को प्रत्येक सेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। उन ब्लॉक्स पर उन अधिकारियों की नजर होगी और कहीं ना कहीं वहां की सुरक्षा व्यवस्था, वहां आने वाले अतिथियों के खाने और पीने की व्यवस्था, साथ ही साथ वहां तक सुरक्षा के इंतजाम, वहां तक कैसे किसको पहुंचाया जाए, इन बहुत सारी चीजों को लेकर चीजें तय करेंगे, जिसमें वरिष्ठ पीसीएस और वरिष्ठ पीपीएस अफसरों को जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जिसपे अपर मुख्य सचिव हैं, साथ ही साथ जो प्रमुख सचिव स्तर के अफसर हैं, जो शासन में विशेष सचिव हैं, ऐसे स्तर के जो अफसर हैं, वो लगातार इकाना स्टेडियम में चीजों को मॉनिटर करेंगे, देखेंगे और जिस हिसाब से चीजें अभी तक तय की गई हैं, उन सारी चीजों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बड़ा और भव्य आयोजन होगा। प्रधानमंत्री होंगे, कहीं ना कहीं गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे, उनके साथ उनकी एसपीजी होगी। तो इन बहुत सारी चीजों का खास ख्याल रखा जाएगा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हो। जिस ब्लॉक में जिस अतिथि को बैठाने की व्यवस्था की गई है, वो उसी ब्लॉक में पहुंचे ताकि
किसी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना जाने पाए जो कि जिसके पास ना हो, चूंकि पूरा एसपीजी के पास में इकाना स्टेडियम सुरक्षा घेरे में होगा, तो इन बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार ख्याल रखा जा रहा है। बाकी इंतजाम पूरे किए गए हैं। चूंकि गर्मी धीरे धीरे जरूर बढ़ रही है, जिसकी वजह से इकाना स्टेडियम में कोशिश की जा रही है कि ऐसे पांडाल्स की व्यवस्था की जाए जो कहीं ना कहीं इन गर्मी में भी आने वाले अतिथियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। चूंकि जो शपथ ग्रहण होगा वो 25 तारीख को दोपहर बाद होगा, तो इन सारी चीजों को लेकर खासा ध्यान बीजेपी की तरफ से क्या रखा जा रहा ये है। 4 बजे हालांकि तक, बीजेपी ने 4 भी बजे जो लेकर शपथ अपने ग्रहण सभी समारोह का जिला वक्त मुकर्रर किया गया है, क्या इसकी बहुत बड़ी वजह वो गर्मी है? क्योंकि जो इस वक्त सूर्य की तपिश बढ़ती जा रही है, उसने इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ा दी है कि अब उसकी तपिश से लोग जलने लगे हैं। तो क्या एक बहुत बड़ी वजह है कि टाइम 4 बजे का रखा गया? क्योंकि 4 बजे के बाद सूरज की जो रोशनी है वो थोड़ी हल्की होती है, जो गर्मी उसकी तपिश होती है वो थोड़ी कम होने लगती है। क्या ये एक बड़ा रीजन है या फिर इसके पीछे कोई और खास वजह है? बिल्कुल, जहां तक चीजें जो अंदर खाने निकल कर आ रही हैं, बीजेपी के पास एक लंबा वक्त है। हालांकि पहले 21 तारीख को चीजें तय हो रही थी कि 21 तारीख को होंगी, लेकिन 4 दिन आगे बढ़ाया गया, 25 तारीख की गई। कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं, भारतीय जनता पार्टी चीजों को तिथि, वार और मुहूर्त के हिसाब से करती है। और जहां तक ये चीजें निकल कर आ रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, मुख्यमंत्री से पहले भी वो पीठाधीश्वर थे और आज भी वो पीठाधीश्वर हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें तिथि, वार और जो मुहूर्त है उसके हिसाब से तय की गई हैं, ताकि योगी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल हो वो पूरी तरीके से बेस्ट हो। और जो चीजें 2017 से लेकर 22 तक नहीं हो पाई या उन पर लगातार काम चल रहा है, उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए। तो जो अभी तक चीजें पता चल रही हैं, कहीं ना कहीं इसको शुभ मुहूर्त के हिसाब से रखा गया है। और एक वजह और इसकी है कि चूंकि बड़े पैमाने पर लोग इसमें शामिल होंगे, तो किसी तरीके की कोई अव्यवस्था न हो। 4 बजे तक जो अतिथि आएंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसमें डॉक्टर्स होंगे, समाज सेवी होंगे, शिक्षाविद होंगे, धर्म से जुड़े हुए धार्मिक संत हैं, जो विभिन्न धर्माचार्य हैं, वो इस कार्यक्रम में आएंगे। तो उनके पहुंचने तक, अच्छा, इसके क्योंकि आपने संतों का, साधु संतों का जिक्र कर दिया, धार्मिक लोगों का आपने जिक्र कर दिया, तो ऐसे में जब राम मंदिर एक बड़ा विषय इस बार के चुनाव में भी रहा और जय श्री राम के उद्घोष के साथ में हर चुनाव प्रचार का आगाज किया गया, तो ऐसे में क्या अयोध्या से भी कुछ साधु संत पहुंच रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में? इसको लेकर भी कोई खास जानकारी है क्या? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अयोध्या से लगभग जितने भी संत हैं, बड़े संत हैं, वो सभी आएंगे, चाहे भगवान राम मंदिर से जुड़े हुए हों या उसके अलावा अगर हम वहां से भगवान हनुमानगढ़ी की बात करें तो वहां से जुड़े हुए जितने संत हैं वो आएंगे। उसके अलावा काशी से भी संत होंगे, मथुरा से भी संत होंगे, चित्रकूट से भी संत होंगे, क्योंकि बीजेपी का फोकस कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर है। विंध्याचल धाम से भी संत होंगे। बीजेपी की तरफ से अपनी जो जिला इकाइयां हैं उनको साफ तौर पर पत्र लिखा गया और कहा गया है कि जो आपके यहाँ के साधु संत हैं, जो धर्माचार्य हैं, उनकी एक सूची तैयार करें, उनसे बात करें और उनको लाने के लिए उनका नाम पहले ही यहां पर भेज दें, ताकि उनके नाम का पास यहां से जारी कर दिया जाए। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इन सारी चीजों को लेकर आगे चल रही है और कोशिश की जा रही है कि इन चीजों को बेहतर ढंग से किया जाए और सभी को बुलाया जाए, सभी को पास दिया जाए। क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, 40,000 के करीब लाभार्थियों को बुलाने की योजना है और बाकी की अगर हम 30,000 की बात करें तो उसमें विशिष्ट अतिथि और अति विशिष्ट अतिथि होंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के तो लगभग सभी सांसद होंगे। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले नामचीन सांसद भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो इन सारी चीजों को लगातार ध्यान रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों से लखनऊ आएंगे, उनको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश यूनिट की तरफ से एक और निर्देश जारी किया गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पूजा पाठ करें और पूजा पाठ करने के बाद ही, जब मंदिर में आपके यहाँ का जो भी बड़ा मंदिर है वहां पूजा पाठ करने के बाद तब लखनऊ में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करें। तो निश्चित है कि बीजेपी कहीं ना कहीं सारी चीजों का काम पूरे करने के बाद में, धार्मिक अनुष्ठान पूरा करने के बाद में सभी लोग पहुंचे लखनऊ में और फिर शपथ ग्रहण समारोह के सब साक्षी बने। प्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। इसके आपके पास वापस लौटेंगे बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। देखिए, ये बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा, इसको ऐतिहासिक बनाने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। खास बात यह कि तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। इकाना स्टेडियम को 12 ब्लॉक्स में बांट दिया गया सुरक्षा के लिहाज से। एसपीजी इसकी पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को देख रही है। इस बीच बीजेपी ने 4 और एमएलसी प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। सपा छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व एमएलसी शैलेंद्र सिंह को टिकट दिया गया। कानपुर से अविनाश सिंह चौहान को प्रत्याशी बनाया गया। बस्ती क्षेत्र से सुभाष यदुवंश को टिकट मिला है। काशी क्षेत्र से सुदामा पटेल को एमएलसी का टिकट मिला है। अब तक 34 एमएलसी प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। 36 नाम यहां पर घोषित करने, लेकिन फिलहाल 34 नाम सामने आ चुके हैं और काशी क्षेत्र से सुदामा पटेल को एमएलसी का टिकट दिया गया है
और बीजेपी पहले ही इस बात को लेकर क्लियर स्टैंड अपना रख चुकी है कि जो हार चुके लोग हैं, जो हार चुके प्रत्याशी हैं, उनको एमएलसी चुनाव में कोई मौका नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने 4 और एमएलसी प्रत्याशी घोषित किए हैं इस बीच। तो 34 हो चुके हैं नाम जिनका ऐलान हो चुका है और सपा छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व एमएलसी शैलेंद्र सिंह को भी टिकट दिया गया है। एसके वाजपेयी लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए, एक बार एसके का फिर से हम रुख करेंगे। एसके, एमएलसी चुनाव को लेकर 34 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है, 2 अब भी बाकी हैं। कितना और वक्त है 2 और नामों के सामने आने में? बिल्कुल, मैं बता दूं, न्यूज़ 1 इंडिया लगातार बता रहा है। अब बीजेपी ने जो अभी ताजा खबर यह है कि बीजेपी ने सभी 36 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अच्छा। न्यूज़ 1 इंडिया लगातार बता रहा है कि 30 प्रत्याशी पहले घोषित किए थे, चूंकि पहले जो पहले चरण का नामांकन होना था वो 19 तारीख थी, लेकिन छुट्टियों के चलते उसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया था। और दूसरे चरण में 6 प्रत्याशियों का नामांकन होना था। कुल 36 प्रत्याशी थे, जिसमें बीजेपी ने 30 की सूची पहले जारी की थी और 4 को सुबह जारी किया और 2 सूची उसके करीब 1 घंटे बाद जारी कर दी। अच्छा। कुल 36 प्रत्याशी अब भारतीय जनता पार्टी जारी कर चुकी है और इन सभी 36 सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। अगर हम खास बात इसमें बात यह करें तो 8 एमएलसी जो थे वो समाजवादी पार्टी के थे, बीजेपी में चुनाव से ठीक पहले शामिल हुए थे। उन 8 में से 5 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा से एमएलसी का टिकट दे दिया है। जहां जो 30 की सूची जारी हुई थी, 4 उसमें शामिल थे और आज की जो सूची जारी हुई है उसमें शैलेंद्र सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी थे, सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, इस बार फिर सुल्तानपुर से उनको टिकट दे दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कानपुर से अविनाश सिंह का नाम है, बस्ती से सुभाष यदुवंश को टिकट दिया गया है, काशी क्षेत्र से सुदामा पटेल है। उसके अलावा अगर हम बात करें जौनपुर से ब्रजेश सिंह प्रिंसू को टिकट दिया गया है। वहीं अगर हम मिर्जापुर क्षेत्र की बात करें तो विनीत सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। तो जो 6 सीटें बची हुई थी उन पर भी प्रत्याशी जारी कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं चूंकि नामांकन का अंतिम दिन है तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इन सभी का नामांकन आज करा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी का अब विधानसभा चुनाव के बाद अगला सीधा फोकस विधान परिषद चुनाव पर है। क्योंकि अभी तक अगर हम सिनेरियो को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद जो कि उच्च सदन है उसमें बहुमत में नहीं है और समाजवादी पार्टी का बहुमत लगातार पिछले 5 साल से विधान परिषद में बना हुआ है। अब यह मौका है भारतीय जनता पार्टी के पास कि विधान परिषद में भी बहुमत बनाए, ताकि जो भी अध्यादेश, जो कानून भारतीय जनता पार्टी अगर लाती है तो विधानसभा के साथ ही विधान परिषद से भी उसको आसानी से पास कराया जा सके। यह एक बड़ी वजह है। तो निश्चित है कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं अपने 36 प्रत्याशी घोषित करके कोशिश की है कि अब इन 36 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जैसे पिछली बार 31 समाजवादी पार्टी के जीतने में समाजवादी पार्टी ने कामयाबी हासिल की थी, ऐसे में बीजेपी भी चाहती है कि 36 में जितने ज्यादा हो सके 30 से प्लस ही संख्या आए ताकि बहुमत का आंकड़ा ऊपरी सदन में भी हो यूपी के। बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये चुनाव कहीं ना कहीं सत्ता का चुनाव होता है और सत्ता का प्रभाव सीधे तौर पर इस चुनाव पर होता है। और अगर हम इसके जो वोटर्स हैं उनकी बात करें तो इसमें वोटर्स सांसद हैं, विधायक हैं, उसके अलावा जो निकायों के सभासद हैं वो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, बीडीसी हैं, उसके अलावा प्रधान हैं। और निश्चित तौर पर अगर हम इस सिनेरियो को देखेंगे तो सबसे ज्यादा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ये कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी को इन सभी 36 सीटों पर बढ़ा लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 2016 में जब चुनाव हुआ था तो 36 में से 31 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती जरूर थी और यही एक बड़ी वजह है कि लगातार समाजवादी पार्टी का बहुमत विधान परिषद में बना हुआ है। लेकिन अब वो वर्चस्व, वो बहुमत समाजवादी पार्टी का लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। हालांकि जब मतदान 9 अप्रैल को होगा और 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे, लेकिन उसके पहले जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, बीजेपी बहुमत के साथ विधान परिषद में भी आने जा रही है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक सुखद संदेश जरूर होगा कि विधानसभा के बाद विधान परिषद में जो बहुमत पिछले 5 साल से नहीं था वो भी अब होने जा रहा है। तो निश्चित है कहीं ना कहीं बीजेपी अब पूरी जोर से और पूरी ताकत के साथ 2024 के इलेक्शन में लगेगी, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से काबिज हो चुकी है। कोई भी पार्टी अब उत्तर प्रदेश में ऐसी नहीं होगी जो बीजेपी की विधानसभा या विधान परिषद में सीधे तौर पर टक्कर ले सकती हो। जी अच्छा एसके, अब क्योंकि 9 अप्रैल को चुनाव होना है, उससे पहले तैयारियां कर लेना बहुत जरूरी है। नामांकन की प्रक्रिया तक, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा और उसके बाद जैसा हम सभी इस बात को जानते हैं कि सरकार का प्रभाव इन चुनाव पर बहुत ज़्यादा होता है और ये चुनाव ही आमतौर पर सरकार का होता है। तो ऐसे में उसको लेकर भी तैयारियां जोरों पर चल रही होंगी। एक तरफ शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ पैरेलल हम देख रहे हैं कि चुनाव को लेकर भी पूरी तैयारियां चल रही होंगी। तो चुनाव की तैयारियां क्या कुछ खास हैं? कोई मैसेज स्ट्रांगली कन्वे हो चुका है क्या सभी को?
बिल्कुल मैसेज बिल्कुल साफ है, क्योंकि चाहे वो अगर हम बात करें सांसद हो, विधायक हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जिला पंचायत सदस्य हो, प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या सभासद हो, उनको सभी को यह संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आ गई है। अब वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, तो निश्चित है कि इसका प्रभाव बीजेपी के इस एमएलसी चुनाव पर भी पड़ेगा और बीजेपी को फायदा मिलेगा। और लगातार चीजें चल रही हैं। आज के नामांकन के बाद सारा चीजें प्रशासनिक तौर पर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया एसके, आपका बहुत ही शुक्रिया एसके, फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए। और वहीं लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। इकाना स्टेडियम को 12 ब्लॉक्स में बांटा गया है। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए 12 ब्लॉक्स में बांटा गया है इकाना स्टेडियम को। हर ब्लॉक में 4 अधिकारियों की तैनाती भी हो चुकी है। 12,000 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। सोचिए, लगभग 70,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था यहां पर है और 12,000 वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था भी यहां की गई है। देखिए, इकाना स्टेडियम में 1 लाख तक लोग आराम से आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऐसे में इकाना स्टेडियम को सुरक्षा के लिहाज से 12 ब्लॉक्स में बांट दिया गया है और हर ब्लॉक की जिम्मेदारी 4 प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपी गई है। इकाना स्टेडियम 12 ब्लॉक में बंट चुका है सुरक्षा के लिहाज से। अब ये जो कदम है वो उठाया गया है और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मंच की साज सज्जा है वो शुरू हो चुकी है। 25 तारीख को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह से पहले चारों तरफ आप देखेंगे कि तैयारियां इन दिनों जोरों पर है। खुद नवनीत सहगल पहुंचे थे तैयारियों का जायजा लेने के लिए और तमाम बड़े जो आला अधिकारी हैं उनकी निगाहें इकाना स्टेडियम में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों पर लगातार बनी हुई है, क्योंकि ये लम्हा बेहद ऐतिहासिक होगा। ऐतिहासिक कई मायनों में है। ऐतिहासिक पहला ये कि कई मिथक तोड़ते हुए योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि एक बार 35 साल बाद फिर से कोई सरकार रिपीट हो रही है। तीसरी खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह जैसे कई वीवीआईपी गेस्ट इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि कितना ऐतिहासिक लम्हा होगा जब योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए 12 ब्लॉक्स में बांट दिया गया है इकाना स्टेडियम को। हर ब्लॉक में 4 अधिकारियों की तैनाती भी हो चुकी है, यानी समझ लीजिए कि हर ब्लॉक की जिम्मेदारी 4 अधिकारियों की है और उसके लिए वो फुली रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो, किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना फैले, इसको लेकर चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं यूपी में एमएलसी नामांकन की तारीख आज आखिरी है। होली की छुट्टी के चलते दरअसल पहले जो नामांकन की तारीख थी उसको बढ़ा दिया गया था। अब तक महज एक निर्दलीय उम्मीदवार ने ही नामांकन किया है। यूपी में एमएलसी नामांकन की आज आखिरी तारीख है। यूं तो बीजेपी ने और समाजवादी पार्टी ने अपने 36 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक एक निर्दलीय उम्मीदवार ने ही अब तक नामांकन किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को देखिए बहुत ही सहजता के साथ में, मजबूती के साथ में, बहुत ही पुख्ता तरीके से किया गया है इंतजाम। और उसके अलावा यूपी में एमएलसी नामांकन की आज आखिरी तारीख है। 9 तारीख को होने वाले चुनाव से पहले अब नामांकन की प्रक्रिया आज खत्म हो जाएगी। होली की छुट्टी के चलते ही तारीख को बढ़ाया गया था। अब तक महज एक निर्दलीय उम्मीदवार ने ही नामांकन किया है। और अब तक महज एक निर्दलीय उम्मीदवार ने ही नामांकन किया है। कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। 9 तारीख को होने वाले चुनाव से पहले तैयारियां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं।